गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार शाइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के इंपॉर्टेंट और सुर्खियां बने हुए सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वृंदावन। कहाँ पे खोला जाएगा? वृंदावन में। यानी भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैनिक स्कूल ये कहाँ पे खोला जाएगा? वृंदावन में। तो देखो, देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना मथुरा वृंदावन में की गई है। इस संविदा गुरुकुलम सैनिक स्कूल में 870 छात्राओं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। देश के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल में 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इस स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई भी होगी। यहाँ किताबी शिक्षा के साथ युद्ध की नीतियां भी सिखाई जाएंगी। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल में हर साल 120 छात्राएं पढ़ेंगी। इस स्कूल का पहला सत्र कब स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया। और मैं बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई योजना की अवधि कितने साल बढ़ा दी है? कौन सी योजना है? पीएलआई योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ईयर के लिए, यानी 1 साल की योजना को आगे बढ़ा दिया है। देखो, सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटोकल पुर्जों की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई की समय सीमा आंशिक संशोधनों के साथ 1 वर्ष बढ़ा दी है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना वित्त वर्ष 2023-24 से आरंभ होकर लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी। प्रोत्साहन लाभ अगले वित्त वर्ष 2024-25 में दिया जाएगा। इस योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत आरंभ में 3 उद्योगों को लक्षित किया गया। कौन कौन से? मोबाइल और संबंध घटक विनिर्माण, विद्युत घटक विनिर्माण और चिकित्सा उपकरण। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात पर निर्भरता को कम करना, निर्यात में वृद्धि करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर क्या रहेगा? 66वां 66वां अभी इन्होंने स्थापना दिवस मनाया है। अब मेरे को ये बताओ, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि बहुत सी एग्जामों में, खास तौर से अभी एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, तो ऐसी फुल फॉर्म आजकल पूछी जाती है। तो इसका देखो, डीआरडीओ का अर्थ होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 में डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। यह देश का सबसे प्रमुख रक्षा संगठन है। डीआरडीओ ने अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट 1960 के दशक में प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट इंडिगो के संबंध सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से था। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, याद रखना। डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष कौन है? तो आंसर क्या रहेगा? समीर वी कामत। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। और स्थापना दिवस 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। और अभी हाल ही में इन्होंने 66वां स्थापना दिवस मनाया है। अब देखो, वर्ष 2023 में डीआरडीओ की प्रमुख उपलब्धियां, यानी कौन कौन से इन्होंने प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किए। तो देखो, डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया, ये 1 नंबर। और आगे देखो, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने गोवा तट पर स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का पहला सफल परीक्षण किया। तो ये तीनों के तीनों 2023 में प्रमुख उपलब्धियां हैं डीआरडीओ की। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आगे देखो, अक्टूबर 2024 में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में कितने नए देशों को शामिल किया जाएगा? तो आंसर क्या रहेगा? 5 देश। यानी पहले 6 देशों के पास निमंत्रण भेजा था, उनमें से 1 देश ने मना कर दिया। तो वो देश कौन सा था? अभी हमने कल ही इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसका आंसर क्या था? अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना। तो इन्होंने ऐड होने से मना कर दिया, तो अभी 6 में से अभी 5 बचे हैं। देखो, अक्टूबर 2024 में रूस में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन गेम चेंजर साबित हो सकता है। संगठन में इसके 5 संस्थापक देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका के साथ 5 नए सदस्यों को शामिल होने की तैयारी है, जिसमें मिस्र है, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को किस बंदरगाह से शुरू हुआ? तो आंसर क्या रहेगा? चेन्नई, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चेन्नई से सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संयुक्त रूप से चेन्नई बंदरगाह से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की गई। सागर परिक्रमा चरण 10वां, जिसमें 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। सागर परिक्रमा के पहले चरण की यात्रा 5 मार्च 2022 को गुजरात के मांडवी से शुरू होकर 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुई थी। अब तक सागर परिक्रमा के कुल 9 चरण पूरे हो चुके हैं और अभी ये 10वां चरण अभी शुरू हुआ है। सागर परिक्रमा का उद्देश्य क्या है? तो देखो, मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसार करना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेट याद रखना, 1 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक, और ये कौन सा है? 10वां चरण है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसरो। ये भारत की संस्था। देखो, इसरो ने अपना पहला एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट XPO-SAT लॉन्च किया। यह एक्स-रे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। इसे हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। तो जगह का नाम याद रखना, कहां से छोड़ा गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया। 2021 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए इमेजिन एक्स-रे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर के बाद यह दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है जिसका नाम क्या है? एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट XPO-SAT लॉन्च किया था। देखो, XPO-SAT मिशन में 2 पेलोड शामिल है, जिसमें भारतीय एक्स-रे पोलारीमीटर और एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग शामिल है। इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको तैयार किसने किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने इनको बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य द्वारा के स्मार्ट एक ई-गवर्नेंस पहल एक मोबाइल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो आंसर क्या रहेगा? केरल। और इसको याद कैसे करेंगे? देखो, ऐप का क्या नाम है? के स्मार्ट, यानी स्टार्ट किससे होता है? के से, और आंसर भी केरल यानी के से। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, इस हिसाब से आप याद कर लेना। देखो, के स्मार्ट एक ई गवर्नेंस पहल एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलभ सभी स्थानीय सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाती है। 1 जनवरी 2024 को CM पिनराई विजयन द्वारा उद्घाटन किया गया। स्थानीय स्वशासन विभाग के लिए सूचना केरल मिशन द्वारा विकसित यह मंच प्रमाण पत्र, परमिट और शिकायतों जैसी विभिन्न सेवाओं को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा पुरस्कार है? गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाइस एडमिरल SJC है, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वाइस एडमिरल SJC है को गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त हुआ। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करने पर वाइस एडमिरल SJC है को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। वह पश्चिमी नौसेना कमांडर के रूप में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्जित की। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना।
एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखो, हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ? कौन सा एक्सरसाइज है? डेजर्ट साइक्लोन। तो आंसर क्या रहेगा? राजस्थान, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेजर्ट से याद रखना राजस्थान, सबसे ज्यादा डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। देखो, भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं? भारत और यूएई, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। का पहला संस्करण 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक महाजन राजस्थान में आयोजित होने वाला है। यूएई दल का प्रतिनिधित्व जायद फर्स्ट ब्रिगेड के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। 45 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिडेंस की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है, ये भारत की तरफ से है। और अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो देखो, यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन के चैप्टर 7 के तहत रेगिस्तानी यानी अर्ध रेगिस्तानी इलाके में निर्मित क्षेत्र में लड़ाई सहित उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालनीय को बढ़ाना देना है या बढ़ावा देना है। आगे देखो, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेविड वार्नर, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट के साथ ही वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। वार्नर 3 जनवरी 2024 से पाकिस्तान के विरुद्ध सिडनी में अपने कैरियर का अंतिम टेस्ट मैच खेलेंगे। भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 में डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष स्कोरर थे। वार्नर ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के खेलों 11 मैचों में, कितने मैचों में? 11 मैचों में 48.63 की औसत से 535 रन बनाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से पुरस्कार से? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से। तो आंसर क्या हो जाएगा? BR कंबोज, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। तो किस योगदान के लिए? कृषि विज्ञान में उनके असाधारण योगदान के लिए। यह पुरस्कार समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में एक स्वास्थ्य एक विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ। यानी उसका विषय क्या था? एक स्वास्थ्य एक विश्व, ये इसकी थीम थी सम्मेलन की। आगे देखो, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? तो आंसर क्या हो जाएगा? हट्टी समुदाय को, यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर ये हट्टी समुदाय है, इसको अभी हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी में हट्टी समुदाय को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। केंद्र ने स्पष्टीकरण और कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसकी घोषणा की। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? फेलिक्स त्सेसीकेदी। ये थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में अभी इनको चुना गया, यानी इनका लगातार ये दूसरा कार्यकाल है फेलिक्स त्सेसीकेदी का। देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी ने एक बार पुनः राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। त्सेसीकेदी को 73% से अधिक वोट प्राप्त हुए। त्सेसीकेदी को लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली है। फेलिक्स त्सेसीकेदी ने अपने प्रतिद्वंदी विपक्षी नेता, नाम क्या है? मोइसे कुटुंबी को पराजित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पद्म भूषण विजेता का निधन हुआ? हाल ही में किस पद्म भूषण विजेता का निधन हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेद प्रकाश नंदा। इसका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वेद प्रकाश नंदा का, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त है।
भारतीय मूल के अमेरिकी शिक्षाविद नंदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ थे और उन्हें 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गुजरावाला, जो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में है, में 1934 में जन्मे नंदा 1 जनवरी को डेनेवर में निधन हो गया। ये जगह का नाम है डेनेवर, यहाँ पे इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर में अंग प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर का अनावरण किया गया? तो छत्तीसगढ़ के किस शहर में? तो आंसर हो जाएगा रायपुर में, यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार की उपलब्धि में गिनीज रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में एक दिन में सामूहिक सूर्य नमस्कार की उपलब्धि में गिनीज रिकॉर्ड हासिल किया। नववर्ष 2024 के पहले दिन 1 जनवरी को गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस अवसर पर गुजरात के 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया, जो कि अपने आप में एक अनूठा स्वरूप है। इस अद्वितीय स्वरूप के साथ ही इस आयोजन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेतन कोर के 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह है, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने 1 जनवरी 2024 को 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाल ली है। 31 दिसंबर 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय 1 वर्ष से अधिक के सफल कार्यकाल के बाद चेतक कोर से सेवानिवृत्त हो गए। तो यानी क्वेश्चन आ जाए कि अभी जो हाल ही में लेफ्टिनेंट नरेंद्र सिंह ने जो अभी ज्वाइन किया है, उनसे पहले कौन थे तो इस पद पे? तो आंसर क्या हो जाएगा? संजीव राय। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर रहेगा R.K. त्यागी। R.K. त्यागी यानी रविंद्र कुमार त्यागी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। बिजली क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक समय के साथ त्यागी ने के श्रीकांत का स्थान लिया है, जिन्होंने 2019 से संगठन का नेतृत्व किया। यानी इनसे पहले इस पद पे कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? के श्रीकांत। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर अंडर 19 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? अनाहत सिंह, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर अंडर 19 का खिताब जीता है। भारत की युवा स्कॉटिश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग यानी स्कॉटलैंड में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्कोर्स में विमेन अंडर 19 खिताब अपने नाम किया है। अनाहत ने फाइनल में रॉबिन मैक अल्पाइन को 11-6, 11-1 और 11-5 से पराजित कर इस खिताब को जीता है। अब देखते हैं अनाहत सिंह का 2023 में प्रदर्शन, यानी कौन कौन से इन्होंने मेडल जीते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय स्वेक्स चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता था। 2023 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्वेक्स में अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2023 एशियाई जूनियर स्वेक्स चैंपियनशिप में अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो आज हमने देखो 3 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे हमने फटाफट रिवीजन के तौर पे हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो क्लास अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।